निर्माण है वह ऑक्सीडेशन से कर सकते हैं। और आपने कल देखा प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराकर मैंने एल्डिहाइड बनाया और फिर दोबारा ऑक्सीडेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो पहले कीटोन बना, फिर ऑक्सीडेशन कराया कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये हमने ऑक्सीडेशन से दिखाया। फिर दूसरा हमने कॉपर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का कॉपर की छीलन के साथ 300 डिग्री पे क्रिया करा के बना लिया। फिर तीसरे में हमने एथिलीन पर ओजोनाइजेशन कराया, मतलब ओजोन के साथ क्रिया, तो भी हमने एल्डिहाइड बना लिया। तो अब तक 3 विधि बता चुके हैं। अब एक चौथा बता दें, क्योंकि हम आपको वही सब विधियाँ बता रहे हैं जो अब तक पेपर में आ चुके हैं और उन्हीं को लिया जा रहा है, ताकि आपको उसको, इसीलिए कल या परसों के लेक्चर में कहा था कि आपको इसमें कोई बाईपास नहीं करना है, यानी एवरीथिंग आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि जितने पढ़ाए जा रहे हैं वो किसी न किसी सन के पेपर हैं। दैट्स क्लियर। अब हम चौथे विधि पे आ जाए। चौथा विधि है अनसेचुरेट कंपाउंड में। आपको पता ही है 11 में आप पढ़े हैं 2 ग्रुप अनसेचुरेशन के हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन। शाबाश, ऐसे ही बोलिए, अब बोलने का ही समय है। तो जो एल्काइन है उसमें आपने 11 में एसिटिलीन पढ़ा था और एल्कीन में एथिलीन पढ़ा था। सही है? तो कल एथिलीन से दिखाए थे, अब आज एसिटिलीन से दिखाते हैं। अब पेपर में क्या सवाल बन सकता है, एसिटिलीन से एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, प्रोसेस दे देंगे। या क्या होता है जब एसिटिलीन का जलायोजन यानी जल के साथ क्रिया 20% सल्फ्यूरिक एसिड और 80% मर्क्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराई जाती है। तो चलते हैं, देखते हैं पॉइंट नंबर 4। एसिटिलीन के जलायोजन से बाय हाइड्रोलाइसिस of acetylene by hydrolysis of acetylene। अब आप देखिए कैसे होना है। आप सब बच्चे जानते हैं एसिटिलीन का सूत्र C2H2 होता है, C111CH, ठीक है। अब हम देखिए जब आप गठन करा रहे हैं तो जाहिर है जल से क्रिया करेंगे, और किसमें करा रहे हैं तो हमने बताया 20% सल्फ्यूरिक एसिड और 80% मर्क्यूरिक एसिड HgSO4, इसे मर्क्यूरिक एसिड कहा जाता है। हाँ, जो चीज नहीं आपको आता है उसका नाम तुरंत लिखना चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं कि अब आपके बाद नहीं आएगा, अब यहीं से तो शुरू हो रहा है। अब इसी को मैंने आपसे अभी सवाल बताया कि सवाल बनेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटिलीन मेक्स द हाइड्रोलाइसिस in the presence of 20% sulfuric acid and 80% mercuric acid। सवाल का पहला पक्ष हो गया। सवाल का दूसरा पक्ष, how to convert the acetylene into the acetaldehyde या एल्डिहाइड कंपाउंड, ठीक है। अब आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन समझाते हैं। आप देखते ही समझ गए होंगे ये तो सिर्फ एडिशन ही करने वाला है, क्योंकि 11 में ये आपको मंत्र दिया गया था कि जो भी अनसैचुरेट होता है वो एडिशन है। तो यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ।
अब जब ये क्रिया करेगा तो बोलो एक बॉन्ड खाली करके फिर से जोड़ेगा CH2 अब बोलो डबल बॉन्ड हो गया CH2OH। अब ये तुम्हें याद है ना एडिशन में मार्कोनी का आपका रूल लगता है क्योंकि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्कोनी का देखो बेटा जो अब ये देखो दोबारा किया क्योंकि अभी भी हमसे छुटे अब ये भी बॉन्ड खाली हो गई और अब बोलो ये हो गया CH2OH 11 प्रीवियस याद है तो बोला था 11 में कि बेटा जैसे ही OH एक से ज्यादा होगा अनस्टेबल हो जाएगा तो आप में से बहुत लोग को याद है वेरी गुड। अब बताओ वाटर एलिमेंट हो गया देख अब ये डिहाइड्रेट हो गया इसको एलिमिनेशन नहीं करना चाहिए डिहाइड्रेशन जल जुड़े तो हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रेशन निकलेगा डिहाइड्रेट। अब बोलो CH2 आ गया कि ये तुमको बिना मेहनत के लिए कहा और इसको याद करना चाहिए आगे ये मैंने बिना मेहनत के लिए बताया कि जो बच्चे को सिस्टम आता है वो क्या याद करेगा सिस्टम से करेगा तो देख सकते हो ना कैसे हुआ है एसिटाल्डिहाइड तैयार। अब तुम्हें पता ही है एसिटाल्डिहाइड अब तक कई बार बता चुका आपको इसी को एथेनल 1 आईपीएसी बोलना ना बोलो एथेनल 1 कर लो जय बेटा जल्दी जल्दी प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड और आपको पता ही है कि एरोमेटिक का मतलब है कि बेंजीन का वो डेरिवेटिव होगा और यहाँ का ये हट के CH बोलो। अब ये एल्डिहाइड जो है जाकर के पैरा पोजीशन पर अटैच हुआ है अब तुम समझते हैं कॉमन नेम होगा बेंजल्डिहाइड आईपीसी पे चले तो बोलो 1 अब बोलो ये हो गया बेंजीनल 1 क्योंकि हम लोग एल्डिहाइड में अल प्रत्यय लगाते हैं तो बेंजीनल 1 ठीक है बेटा बेंजीनल 1 बेंजे ये है बेंजल। अब कैसे बनाएंगे यही तो सीखने जाना है तो यहाँ लिस्टेड करो कौन कौन पॉइंट यूज करोगे ताकि तुम्हारा लिस्ट होता है तो तुम्हें तैयारी में आसानी होती है। फर्स्ट पॉइंट नोट करो यस बोले यस बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल क्लोराइड से हो गया बेटे यस दूसरे टॉलुइन के ऑक्सीकरण से तीसरे गटरमैन कोच संश्लेषण से अभी 2 दिन पहले ही गटरमैन कोच संश्लेषण पर आया हुआ वही है गटरमैन कोच संश्लेषण चले अब तुम लोग लिस्ट बना लियो मुझे बताना मैं वही कर दूंगा। चलो बताओ पहला क्या लिखेंगे बेंजाइल क्लोराइड। तुम ये नाम सुनते ही कल वाला बात याद आ गया
एसिड क्लोराइड ग्रुप, है ना? यस बोलो एल्किल रेडिकल के साथ COCl। अब बोलो बेंजीन के साथ COCl लगा दें, यस तो बोलो बेंजाइल क्लोराइड। यस सही है? यस बोलो ये रही बेंजीन रिंग, बोलो इसके साथ COCl। बोलो एल्किल हटा करके, तो तुम जानते हो ना इसका फार्मूला CnHn-1। एरोमेटिक वाले का, ये तो तुम जानते हो, ये तो एलिफेटिक का, हम एरोमेटिक की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो ये देखो, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ट्रिक्स बताए जा रहे हैं, जो रूल्स बताए जा रहे हैं, कितने तैयार हैं, तो यही देखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलेंगे? तो ये रहा तुम्हारा बेटा बेंजीन की रिंग, और उसके शीर्ष पे COCl जोड़ दिया। बताओ एरोमेटिक का एसिड क्लोराइड हो गया। इसको पढ़ेंगे बेंजीन क्लोराइड, और इसे कल तुम्हें IPSC में सिखाया गया है, एल्केनोइल क्लोराइड। उसी फैशन में क्या है, बेंजोइल, पूरा नाम नहीं लिखा गया, बेंजोइल क्लोराइड। अब हमको बनाना है बेंजल डिहाइड, जैसे कल बनाए थे। कल आपने देखा होगा कि जब हम एसिटिल क्लोराइड से बना रहे थे एसिटाल्डिहाइड, तो उसका रिडक्शन करा रहे थे। सेम प्रोसेस। अब शायद आप समझ गए मैं कहाँ जोड़ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्हें करा दिया रिडक्शन। हाइड्रोजन के साथ संयोग को ऑक्सीजन कहा जाता है। अब ये हमने कराया पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, यानी ये है एज ए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के रूप में। और आप सब जानते हो कि उत्प्रेरक अपक्रिया में भाग नहीं, वो अपक्रिया की केवल दर को बढ़ाता है। इट इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। आप बोलो देखो CHO हो गया, और ये Cl निकल गया। ये देखो बन गया बेंजीन। यही है कंसेप्ट के पास, जिसका पास दम है बस उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी करें। दूसरी हेडिंग बताइए। टॉलुइन के ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन। आप जान ही रहे हैं, जब यहाँ पे हम CH3 लगा देंगे तो टॉलुइन बन जाएगा। अब आप इसको देख के समझते हैं कि ये तो एरोमेटिक नहीं है, एलिफैटिक का डेरिवेटिव है। यानी एलिफैटिक है जो एरोमेटिक का डेरिवेटिव है, इसे टॉलुइन कहा जाता है। और आप कराने जा रहे हो ऑक्सीडेशन। यानी मैं इशारा कहाँ किया हूँ, जो लोग पढ़ रहे हैं उनका इशारा समझ में आ गया कि कल परसों 3 दिन पहले के भी लेक्चर में कहा था कि बेटा अगर हम एल्केन का, यानी कि एलिफैटिक के एल्केन का हम ऑक्सीडेशन कराएं तो पहले अल्कोहल मिलता है, फिर एल्डिहाइड मिलता है, फिर कार्बोक्सिलेशन। तो आप समझ गए मेरा इशारा उधर ही था। तो जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हम ऑक्सीडेशन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेके करा रहे हैं, क्रोमिल ऑक्सीक्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वही बात समझी जाएगी। अब देखिए ये इसको जाके ऑक्सीडाइज कर रहा है, और जिनको तरीका आता वो जान गए होंगे कि यहाँ H2 लिख के और O को बीच में लाके बैठाएंगे। क्योंकि जब प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे तो बताए थे कि एल्केन सैचुरेट है फिर भी ये एडिशन दिखाता है, और वो केवल ऑक्सीडेशन में ही दिखाता है और कभी नहीं दिखाता। तो आपको वो ट्रिक आता है, कॉन्सेप्ट आता है, फटाक से आप काम करने।
ये देखिए, अब इसमें आप लाके बैठा दीजिए। बोलिए बेंजाइल अल्कोहल बन गया। Yes, sir. बेंजाइल अल्कोहल। जिस दिन फेनॉल बताया तो उसी दिन कहे थे कि याद रखना इसे बेंजाइल अल्कोहल नहीं पढ़ेंगे। ये है बेंजाइल अल्कोहल। Yes, sir. अब देखो ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया। अब तुमको समझ आ गया कि अब तो ये अल्कोहल हो चुका है। Yes. अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर ही तो पहले एल्डिहाइड आता है। Yes, sir. अब ये ऑक्सीडेशन कंटिन्यू है। बताओ वाटर डिहाइड्रेट हो गया। Yes. अब बोलो CHO बन गया बच्चा। Yes, sir. ये बन जाएगा। Yes, sir. यही इनकी हेडिंग थी। तो ये रहा आपका टॉलुइन। फर्स्ट ऑक्सीडेशन पर देखो अल्कोहल फॉर्म हुआ। Yes. दूसरे ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड। ठीक है। तीसरा Betterment post-oxidation. गटरमैन कोच सिंथेसिस। गटरमैन कोच सिंथेसिस। बैठ जाइए बेटे। आइए, आपको मैंने जिस दिन गटरमैन कोच पढ़ाया था उस दिन बताया था बेटा गटरमैन साहब ने CO और HCl के मिश्रण से क्रिया बनाई। Yes, sir. हमने दिखाया था कि ये लोग कैसे जोड़ने वाले। Yes, sir. तोड़ के बताया था डबल बॉन्ड। अब ये H है ना। Yes, sir. और यहाँ Cl वही मैंने यहाँ करने वाला हूँ। आइए करता हूँ। बोलिए बेंजीन की रिंग हो गई। ठीक है। Yes, sir. अब बताओ हर जगह हाइड्रोजन छिपा है कि नहीं? Yes, sir. अब इनको लियो CO प्लस HCl। बोलो ड्राई ईथर की उपस्थिति में करानी Yes, sir. हिच करनी है। Yes, sir. बताओ यहाँ यह सब छिपा हुआ है। Yes, sir. ये जाके इनके साथ सब्स्टिट्यूट कर इधर नहीं। देखो यहाँ बना बनाया Yes, sir. C यहाँ H है CH है और ये बोलो आगे चला Yes, sir. निकल गया। Yes, sir. कीटोन प्रिपरेशन ऑफ कीटोन यानी कीटोन का निर्माण। कल के लेक्चर में आपको बताया था कि कीटोन काई पेशी पे नाम कैसे लिखाता है और कौन सा कीटोन पढ़ना है। Yes, sir. तो आपने पढ़ा था प्रोपेनोन 2 जिसका नाम एसीटोन है और बताया दैनिक जीवन में कहाँ यूज हो रहा है। Yes, sir. तो पहले प्रिपरेशन की इसकी लिस्ट तैयार कर लीजिए। एक तक कल का सुने भी हैं और देखे भी हैं। सेकेंडरी अल्कोहल से है ना। Yes. सेकेंडरी अल्कोहल से ठीक है। दूसरे एसिड क्लोराइड से एसिड क्लोराइड से हो गया। दूसरा हो गया। तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स चला जाए। अब देखते हैं। अब आपको पता है कि ये है आपका एसिड सही है। Yes. आपने पहला हमको सुझाव दिया है Secondary. बाई सेकेंडरी अल्कोहल
ठीक है। Yes, sir. आप सभी बच्चे सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, यही है। Yes, sir. अब आपको क्या करना है? अब आपको इसका ऑक्सीडेशन करना है, सही है। Yes, sir. तो जब ऑक्सीडेशन करोगे तो बताओ ये वाटर डिहाइड्रेट हो गया Yes. और बोलो सी डबल बॉन्ड हो गया, Yes, sir. CH3C डबल बॉन्ड, देखो बन गया। Yes, sir. कल ये हुआ भी Yes. सेकेंडरी अल्कोहल। और इसी में तुम्हें याद होगा कल कॉपर से भी करा के दिखाए हुए हैं। अगर हम इसी को बताओ ए कर दें और इसको बी कर दें तो बताओ ये हमने ले लिया प्रोपेनॉल 2, इसको पहचान रहे हो ना, प्रोपेनॉल 2 है, Yes. 1 2 3। अब कल हमने बताया था कि अगर आप कॉपर की सीलेंट डालकर 300 डिग्री में हीट करें तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, Yes. तो जिसे हम डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं, Yes. यानी डिहाइड्रोजनीकरण, अंग्रेजी में डिहाइड्रोजनेशन। तो अब हाइड्रोजन निकल गया तो देख लो भाई आपका एसीटोन तैयार हो गया कि नहीं? Yes, sir. CH3 सही है। Yes. अब आ जाओ तीसरा, तीसरा नहीं दूसरा। दूसरा लिखे हो बाई एसिड क्लोराइड, बाई एसिड क्लोराइड। आज ही क्या रोज सुन रहे हो एसिड क्लोराइड किसे है ना जी? Yes, sir. तो अब हमने एसिड क्लोराइड उठा लिया, कौन उठा लिया? CH3COCl, दिख रहा है? Yes, sir. CH3COCl हो गया। Yes, sir. अब हमने क्या किया? अब हमने इसको कैडमियम CH3 और ट्वाइस कैडमियम, यानी कि कैडमियम मेथिल कैडमियम, दिख रहा है ना? Yes, sir. इसका भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे, बोलो रिएक्ट करा दिया। अब तुम जानते हो कि कैडमियम पर 2 प्लस चार्ज होते हैं, 2 क्लोरीन लेके देखो ये कर दिया और ये देखो आगे इसमें सब्स्टिट्यूट हो गया Yes, sir. कैडमियम क्लोराइड। और अब देखो CH3COCH3, देखो CH3CO, ये CH3, 2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, बोलो बन गया। Yes, sir. प्रॉब्लम? अगला तुम लिखते हो बाई ग्रिग्नॉट रिएक्शन। हाल में हेलो एल्केन में बार इसका नाम आया था। ग्रिग्नॉट रिएजेंट को बताओ, हम एल्की रेडिकल MgXO करते हैं ना? Yes, sir. आओ देखो कैसे फॉर्म कर रहा है। ये देखो, बोलो ये रहा एसिटिक क्लोराइड Yes, sir. और ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट, बोलो ये एल्की रेडिकल है, Yes, sir. एक कार्बन लगाए तो CH3 हो जाएगा, Yes, sir. CH3FgCl। आ रहा है? Yes, sir. अब देखो बेटा, तुमको देखते ही समझ में आ गया कि क्या हो गया। बोलो MgCl2 और CH3 आ गया हाइड्रोजन। Yes, sir. और ये देखो एसीटोन तैयार हो गया। Yes, sir. खिलवाड़।
हाँ जी चलें। Yes, sir. तो देखो तुम्हारा कल का टॉपिक था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन मैंने कहा कि बेटा एल्डिहाइड और कीटोन पर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, और वो भी बता दिया हूँ कि कहाँ से आएगा, समानता और असमानता। अब हम उधरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी हमने तुमको एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है दिखा दिया। एल्डिहाइड में एलिफैटिक के दो एल्डिहाइड को फोकस किया था, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड को। और कल हमने फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड भी बना के दिखाया था, और कीटोन को भी अलग से बता दिया, और अभी एरोमेटिक के एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड का भी प्रिपरेशन बता दिया। Yes. अब हम लोग जा रहे हैं भौतिक गुण की ओर, और रासायनिक में आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, समानता कैसे दिखाएगा और उसी को शर्त देगा। ठीक है। Yes, sir. तो चलो बेटा पहले भौतिक गुण में बता दिया जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब भौतिक गुण में तुम सब बच्चे जानते हो कि हम लोग कैसे कैरेक्टर बनाते हैं, कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो हमारा फोकस दो बिंदुओं पे होगा कि भौतिक गुण में एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है। Yes, sir. तो चलो पहला लेते हैं भौतिक गुण। हाँ, चले जाए। Yes, sir. अब देखो तुम लोग को पिछले दिन के लेक्चर में भी बताए थे कि कार्बन 1 से लेके 3 तक से बना हुआ जो भी कंपाउंड होता है उसे लोअर कैटेगरी का कंपाउंड मानते हैं, और 3 से जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है अब वो उसका कंपाउंड अब उच्च श्रेणी का बनता जाता है। Yes, sir. और कार्बन की चेन जैसे जैसे बढ़ती और बदलती है उसी अनुसार उसका स्टेट भी चेंज होता है, Yes, sir. उसी अनुसार उसका गंध बदलता रहता है। Yes, sir. तो ये आप बहुत बार सुन चुके हो, वही यूज करने जा रहे हैं। निम्न श्रेणी के एल्डिहाइड, यानी निम्न श्रेणी का मतलब 1 कार्बन से लेके 3 कार्बन। अब अगर एग्जामिनर वाइवा में पूछ दे तो तुम्हें आता है कि 1 कार्बन वाले को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, 2 कार्बन वाले को एसिटाल्डिहाइड, 3 कार्बन वाले को प्रोपेल्डिहाइड, सबको पता है। लेकिन निम्न श्रेणी के कार्बन, निम्न श्रेणी के एल्डिहाइड, यानी जिसको नहीं आता है वो फिर से पोस्ट में लिखेगा कार्बन 1 से 3, मतलब 1 कार्बन से लेकर 3 कार्बन से बने हुए निम्न श्रेणी के एल्डिहाइड हो गया। गैस अवस्था में होते हैं। गैस अवस्था में होते हैं। अभी स्टेट क्लियर कर रहा हूँ। 4 से 10 तक यानी मध्यम श्रेणी, 4 से 10 तक कार्बन से बने हुए एल्डिहाइड द्रव अवस्था में, और कार्बन 11 या उससे अधिक से बने हुए एल्डिहाइड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब इससे तुमको 3 बात ध्यान रखो, लोअर कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी और हायर कैटेगरी। यानी लोअर कैटेगरी 1 2 3, मीडियम 4 से 10, हायर 11 से एबव। ठीक है भाई। क्या है स्टेट? लोअर कैटेगरी लिक्विड फॉर्म में, अरे गैस फॉर्म में है, मीडियम कैटेगरी लिक्विड फॉर्म में है, और हायर कैटेगरी सॉलिड। अभी हमने स्टेट की बात करी है। Yes, sir. हाँ लिख लो भाई। लोअर कैटेगरी ऑफ एल्डिहाइड्स
are found in gaseous state. Medium categories are found in liquid state, while the higher categories of aldehydes are found in solid state. अभी मैंने स्टेट की बात करी, अब इसमें आपको बताने जा रहा हूँ गंध का। तो ये जितने लोअर कैटेगरी वाले बड़ी तीक्ष्ण गंध देते हैं, मतलब इतना गंध कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, प्रयोगशाला में, बायो की प्रयोगशाला में बोतल में जानवरों को रखा जाता है और उसका शरीर सड़ न पाए इसलिए उसके अंदर फार्मलिन मिलाई जाती है। जैसे आपने टीवी में सीरियल में देखा होगा, जब रामायण में दशरथ जी मर गए तो भरत जी के आने तक उनके लाश का प्रतीक्षा कराया गया और देखे होंगे एक बड़े से टब में उनके बॉडी को लेटाकर उसमें तेल वगैरह गया। वो तेल वगैरह उस इससे भी पता चलता है कि उस जमाने के भी लोग बॉडी को कैसे प्रिजर्व लंबे टाइम तक रखा जा सकता है, इसका ज्ञान उनको था। यानी उसमें रसायन चरम पे थी। तो ये कैसे बनता है? फॉर्मल्डिहाइड में हम 95% फॉर्मल्डिहाइड और 5% वाटर मिला देते हैं तो ये फॉर्मलिन हो जाती है और इसी के अंदर किसी भी एनिमल को या डेड बॉडी को, चाहे प्लांट को, यानी किसी भी चीज़ को अगर रख दिया जाए तो वह लंबे समय तक संरक्षित हो जाती है, यानी सड़ने नहीं लगती। अब उसमें बंद करके देखोगे एकदम से पैक कर दिया जाता है ताकि उसकी गंध बाहर ना निकले। अब कोई बच्चे से अगर वो रखा हुआ स्पॉट गिर के फूट गया, तो अगर गिर के फूट गया तो फॉर्मेलिन बाहर आ जाएगी और बाहर आ गई तो पूरे लैब में कोई बैठ नहीं पाएगा। इतना तीक्ष्ण महकेगी और नाक में लगती है कि सब वहाँ से भाग जाएगा। क्लियर हो गए आप? और अगर आप वहाँ जबरी बैठ गए तो मूर्छित होकर गिर जाओगे, यानी ये आपकी जान भी ले सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले एक एक पॉइंट समझिए। तो लोअर कैटेगरी के जितने भी एल्डिहाइड हैं बहुत ही पंजेंट स्मेल, तीक्ष्ण गंध देते हैं, ठीक है। लेकिन जो मीडियम और जो हायर कैटेगरी के हैं उनकी गंध मीठी होती है, यानी उनकी गंध तीक्ष्ण नहीं होती। आगे आपको बात समझ में आया? उसी में नोट कर लीजिए। लोअर कैटेगरी के एल्डिहाइड तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। हो गया? और अन्य की गंध तीक्ष्ण नहीं होती। Lower category of aldehydes have the pungent smell, while other ones do not have. अभी हमने पहला पॉइंट तैयार किसका किया? पहले पॉइंट तैयार। यस। अभी पहला पॉइंट तैयार हुआ आपका एल्डिहाइड का। कीटोन की क्या कंडीशन है, क्योंकि हम कंपैरेटिव करते हैं। यस। कीटोन आपको न भूले इसलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता देता हूँ। आप घर में जब भी पेंट ले आते हैं, यस, तो पेंट को डाइल्यूट करने के लिए कल यही उदाहरण बताया, आप एसीटोन मिलाते हो, मार्केट से वार्निश खरीद के लाते हो, और वो जब मिला देते हो और आप पेंट मारो तो देखना किसी भी कमरे में अगर पेंट मार दो तो वह पेंट अभी 2-4-10 दिन देखना महकेगा।
वो जो गंध आ रही है वो किसी और की नहीं आ रही है, एसीटोन की आ रही है। और 2-4 दिन में जब वो उड़ जाएगा तब फिर सामान्य होगा। तो कभी भी पेंट मारे होगे तो गंध आती है कि नहीं? इससे क्या पता चला कि जितने भी कीटोन हैं ये सब वोलेटाइल हैं, यानी वाष्पशील हैं, वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो देखो एल्डिहाइड कीटोन से कैसे डिफरेंट हो गया, क्लियर हो गया? यहाँ 3 कैटेगरी फॉर्म हो रही है। इधर क्या है? ये सब वोलेटाइल यानी कि वाष्पशील होते हैं। दैट्स क्लियर। पहला ही पॉइंट कीटोन के लिए, कीटोन सभी वोलेटाइल होते हैं यानी वाष्पशील होते हैं। कीटोन्स आर वोलेटाइल इन नेचर। हो गया बेटा? वाष्पशील होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उसकी गंध बुरी तो नहीं ना होती। ऐसा तो नहीं कि भाग जाओ घर छोड़ के, तो उसकी गंध मीठी ही होती है, यानी दैट स्मेल डजंट काज यू द ट्रबल, मतलब उसकी गंध आपको कोई परेशानी क्रिएट नहीं करती। यू कैन फील दैट हियर द कीटोन आर यूज्ड, बट you can stay there, you can't run away from there because their smells are not pungent, their smell are sweet in nature. ठीक है? इनकी गंध मीठी होती है, इनकी गंध मीठी होती है। अब मीठी का मतलब खाए लायक थोड़ा नहीं है, ये मत समझिए कि मिठाई है भी नहीं है, मतलब उसकी गंध पंजेंट नहीं है। तो वी आर कंपेयरिंग, तो इन कंपेरिजन द वन I mean aldehyde gives the pungent smell and you can't stay there after coming in the touch. और एक चीज़ और भी होती है कि अगर फॉर्मेलिन आपकी त्वचा पर गिरती है ना तो आपकी त्वचा में जलन भी पैदा करती है। इसीलिए लैब में जब बच्चों को रखा जाता है तो बोला जाता है कि दूर से देखो भाई, ये गिरे ना नहीं तो जल जाओगे, फफोला पड़ जाएगा तुरंत। अंडरस्टूड? तो बहुत चीज़ें हैं जिसकी जानकारी और प्रिकॉशन होनी चाहिए। इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपको पेंट कर दिया कि पेंट को आप जब डाइल्यूट करते हो एसीटोन डाल के, तो व्हेन यू विल अप्लाई द पेंट एनीवेयर, तो यू विल फाइंड दैट देयर द स्मेल आर कमिंग आउट, बट दैट स्मेल डजंट द पंजेंट इन स्मेल। यू कैन स्टे देयर बट यू कैन रियलाइज दैट हियर द पेंट हैव बीन यूज्ड। ठीक है कि? तो इसीलिए कंपैरिजन में मीठी है। वो कैसी है? तिछड़ है ना? हो गया? तो लिखे मीठी है, हो गया, सबका कंप्लीट हो गया। ये रहा कौन सा पॉइंट? पहला। अब पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? दूसरा पॉइंट हम लेके जा रहे हैं विलेयता को लेकर। तो क्या है? एल्डिहाइड जल में घुल जाती है। अभी बता रहे थे कि आपको फॉर्मल्डिहाइड पानी में घुल के सोल्यूशन बना रहे हैं, फॉर्मेलिन बना रहे हैं। 95% हमने बताया कि उसमें फॉर्मल्डिहाइड, 5% वाटर, इसी मिक्सचर को फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब तो साफ है कि वाटर सॉल्वेबल है। एल्डिहाइड जल में विलेयशील होगा। हो गया? जल में विलेयशील होते हैं, लेकिन उच्च श्रेणी के एल्डिहाइड जल में नहीं घुलते। हाँ, एल्डिहाइड आर सॉल्युबल इन वाटर, बट द हायर कैटेगरी ऑफ एल्डिहाइड aldehydes are insoluble in water। हाँ, हो गया बेटे? लेकिन आप तो एसीटोन के बारे में तो जानते हैं, एसीटोन तो जल में घुलता ही नहीं है ना? आप वार्निश हाथ में लगाओ, पानी से धो, नहीं धुलेगा। नहीं, पेंट उट लगाए होगे तो छूट जाता है तुरंत। तो वही बोल रहा हूँ, एसिड मान लिख लो कीटोन
जल में विलयशील नहीं होते। ठीक है, अब बताओ नहीं घुलेगा तो कहाँ घुलेगा? आप तो जानेंगे कहाँ घुलेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा। अगला लिख लो, पॉइंट नंबर 3, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बनिक विलायक ईथर, अल्कोहल आदि में घुलनशील होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, अल्कोहल एक्सेट्रा। हो गया बेटा? अब हम बात कर लें बॉइलिंग पॉइंट की, यानी पॉइंट नंबर 4। तो इनका जो क्वथनांक है, अब तुम देख सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में तुमको एक चीज़ दिख रहा होगा कि कोई भी कीटोन 3 कार्बन से कम का तो पॉसिबल ही नहीं है। बताओ, कीटोन में होता है ना 2 एल्की रेडिकल के बीच में C, तो बताओ क्या 3 कार्बन से कम का कीटोन पॉसिबल है? लेकिन एल्डिहाइड तो है ना पॉसिबल। इसीलिए इसकी चेन जब भी होगी, बताओ बड़ी होगी, इनकी चेन छोटी होगी। अतः बीपी के मामले में जो एल्डिहाइड होगा उसका बीपी इन कंपैरिजन टू कीटोन कम, क्योंकि चेन छोटी पड़ेगी। और आपको बता चुका हूँ कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है, चेन बढ़ता है, उसका बीपीएम भी बढ़ता है। तो इसलिए अभी याद नहीं करना पड़ेगा, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो क्लियर रहेगा। तो बीपी एल्डिहाइड की कीटोन से क्या होती है? कम। अच्छा, एक और ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे ना भूले। अभी हमने कुछ देर पहले क्या कहा था कि अगर फार्मलिन की बोतल गिर जाए तो वहाँ कोई रह नहीं पाएगा, बड़ी दूर तक पहुँचती है। इससे आपको समझ आ गया कि न्यूनतम टेम्परेचर भी मिल जाए तो ये वाइपर में टर्न होने लग रही है। आप पेंट यहाँ लगा लो तो क्या देखना, बगल वाले घर में नहीं महकेगा। इसका मतलब उसका बीपी हाई है। दिमाग में आ गया? ये भी लेकिन ये सब तब आपको याद रहेगा जब आपका बुद्धि तार्किक हो, यदि आप रीजनिंग करते हैं, तर्क करते हैं, जिसको हम आपको नहीं बोलते थे आज से 1 महीने पहले, जब समय आ गया है आप लोग बैठ के रीजनिंग करिए, तर्क वितर्क करिए, दूसरे से क्वेश्चन डिस्कस करिए। और हमने उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी बताया कि ये सुकरात ने कहा था, और सुकरात ने एथेंस के यूरोप का रहने वाला था। आप इसकी कहानियां आप नीचे के क्लासेस में हिंदी में भी पढ़े होंगे। और उसने बहुत बड़ा फिलोसोफर था, और उसने अपने एथेंस के निवासियों को डेवलप होने के लिए 3 प्रिंसिपल दिया। पहला कि आप खाली समय में कभी भी घर में स्टे ना करें, यदि कोई वर्क नहीं कर रहे हैं तो अपनी गलियों में घूमें। हालांकि आज के डेट में जो भारत की सिद्धांत है पढ़ने लिखने का, वो सिद्धांत इससे सुपर है, लेकिन ये आज के टाइम में नहीं बात हो पाएगी। ये जानने के लिए दूसरा कोई टाइम रहेगा जिसमें भी पढ़ाई नुकसान ना हो, तब ये काम करेगा। इसलिए हम अभी बदले आएंगे तो हमारा काम छूट जाएगा। तो आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि उसका पहला एक प्रिंसिपल था कि अगर आप इजी आवर में हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो यू विल नेवर स्टे एट होम, यू विल वॉच योर स्ट्रीट्स। मतलब आप जहाँ रहते हो वहीं अगल बगल गलियों में घूमो, लोगों से मिलो। फर्स्ट थिंग। सेकंड कॉन्सेप्ट था कि अपने आप के सामने से कुछ भी जाए तो मैक्सिमम चीज को नोटिस करो, यानी तुम्हारा दिमाग कम से कम चीजों को केवल स्किप करे, मतलब छोड़ दे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को नोटिस करे। और तीसरा उसने कॉन्सेप्ट दिया कि इन सब में तुमको मदद करेगा क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, मतलब एक दूसरे से प्रश्न करो और बहस करो, उसका जवाब दो। ये 3 चीज करोगे तो तुम एथेंस वालों
अपने एथेंस को महान एथेंस बना डालोगे, और तुम अच्छे हो जाओगे तो एथेंस अच्छा, क्योंकि राष्ट्र नागरिक से बनता है, राइट? अब ये 3 प्रिंसिपल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी प्रिंसिपल है, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने को कैसा बनाना चाहता है। और इसीलिए जब देखा उसने कि एथेंस के लोगों का जो झुकाव है वो एथेंस के देवी देवताओं की ओर ज्यादा है, और वो इसलिए देवी देवताओं के पास जाते हैं कि वो एक चमत्कार की उम्मीद से जाते हैं कि अगर हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे या उनके लिए कुछ करेंगे तो हमारे में चमत्कार हो जाएगा। जैसे आगे देखोगे भारतवर्ष में कहानियां भरी पड़ी हुई हैं, कला ने भगवान की बड़ी पूजा की और भगवान एक दिन प्रकट हो गए, उसी दिन से उनके धर्म। लेकिन उसका ये नहीं करना था, और यही वाला जो कथन उसका था, जो वहाँ के मठाधीश लोग थे जिनकी दुकानदारी इस पर चलती थी, उन लोगों को ऐसा लगा कि तो देवी देवताओं के खिलाफ भड़का रहा है, पूरे यूरोप को नास्तिक बना है, और इसी के लिए उस पर मुकदमा चला और उसे जहर देके मार दिया। फिर बाद में पता चला कि अरस्तुगरात सही था, और आपको भी पता है कि पूरे वर्ल्ड में यूरोपियन कंट्री को सबसे बुद्धिमान कंट्री माना जाता है। यूरोपियन कंट्री, आप जितना विज्ञान में रिसर्च पढ़ेंगे, अमेरिकी साइंटिस्ट बाद में आए हैं, सबसे पहले यूरोपियन ही सारे रिसर्च, मैक्सिमम रिसर्च ग्रीक भाषा में मिले, और उन्होंने ही खोजा, आपका इंडिया भी खोजा और अमेरिका भी खोजा, और अमेरिका की कोई मूल ओरिजिन नहीं है। वह जब यूरोप में बड़ी आबादी बढ़ गई तो यूरोप से ले जाकर वहां पे बसाया गया। तो इसीलिए बेटा आपको इसीलिए बोला जाता है कि आप अगर स्कूल पढ़ने के उद्देश्य से आ रहे हैं तो रेगुलर पढ़ेंगे, जो पढ़ाया जा रहा है वो जाके कैप्चर करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो उसी दिन आपका फाइनल है, और जब आपका पीछे का तैयार होता है तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऐसा करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनका कोई टारगेट नहीं है, उनका कोई प्लान नहीं है, इसीलिए वो हर एक समस्या को जूझने के बजाय समस्या छोड़ के भागने में इंटरेस्ट लेते हैं। और जो व्यक्ति समस्या से भागता है वो हमेशा अनुचित साधन और संसाधनों की तलाश करता है कि हमारा साधन, हमारा समस्या हल हो जाए, और उस अनुचित संसाधन में पैसा खर्च करना, घूस देना, अदर चीजों की ओर अट्रैक्ट होना, ग्रुप बनाना, फालतू बातों पर डिस्कशन करना, बस यही उनके में शामिल हो जाता है, इसीलिए उनका ग्रोथ नहीं हो पाता। तो प्रिंसिपल गलत नहीं बोलता है, आप अपने उसी अनुसार ढालने लगते हो, इसीलिए आप बिगड़ जाते हो, और जो उस पर चल रहा होता है उसको उसमें इंटरेस्ट आता है, और वो एक नई दिशा में लंबी छलांग लेता है। तो ये सब आप पे ही निर्भर होता है। तो बेटा यहाँ मैंने इसीलिए आपको कहा कि मेमोराइज कर सकते हो, तो रीजनिंग पावर ही ज्ञान को बढ़ाता है, और इसीलिए बार बार कहा जाता है ये सब जितना चीजें हैं आप किताब पढ़ोगे, लेकिन किताब में रिएक्शन लिखा हुआ है दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड, और ये आप अगर समझ लेते हो, घर जाके आज ही कर लेते हो, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन जाता है। नहीं करते हो कोई कहानी दिक्कत है। जैसे अभी से मैं से पूछ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कितने बच्चे हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो बोल पाते हैं, और इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे बच्चे की आड़ लेके छिप जा रहे हैं, बड़े नीचे कर ले रहे हैं। तो ये पता चलता है कि उनका पढ़ाई लिखाई कहीं भी स्पीड में नहीं, स्पीड ही में नहीं, वो रेस्ट फेज में चल रहा है। साइंस की भाषा में कहें तो रेस्ट फेज है। पोजीशन चेंज ना हो, साइंस में पहले ही लेक्चर में पढ़े थे कि इफ द पोजीशन डजंट चेंज अलोंग विद द पासिंग ऑफ टाइम, तो दैट इज द रेस्ट फेज। तो रेस्ट फेज है, यानी जिस दिन वो 1 अप्रैल को जिस स्थिति में थे, आज 3 दिसंबर को भी उसी स्थिति में, और कई लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ठीक हैं जो कर रहे हैं।
बाकी तो अपना एक दूसरे को निहार रहे हैं, बस उतने में खुश हैं। तो बेटा बात आपके क्वालिटी की करनी है और आपको बतानी कि ऐसे करिए और ये ठीक हो जाएगा। आप बोलिए अभी 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपका? तो ये बी चौथा चल रहा था। तो एल्डिहाइड की बीपी क्या है? लो है और कीटोन की बीपी हाई है। मेमोराइज करने का मैंने तकनीक दे दिया कि फार्मूलिन टूट गई, बड़ी तेज महका पूरा फील्ड भर मापने लगे। इसका मतलब लिटिल टेम्परेचर पर ही ये अपने कॉइल वाली पॉइंट को पा करके लिक्विड से गैस में टर्न हो गई है। और आप जानते ही हो कि गैस का जो एक्सपेंशन है वो डिफ्यूजन से होता है, अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की। ठीक है बेटा, तो हो गया चौथा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। तो देखना, एक बात ध्यान देना, अभी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी कंपैरेटिव करके बताई है, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। अब केमिकल प्रॉपर्टी में भी चलेगा एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। अब याद रखो, इस प्रॉपर्टी में मैंने अभी कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम प्रिपरेशन में लिया था। इसका मतलब कि ये पढ़ लेंगे तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का भौतिक गुण और गुण बताएंगे, यानी कि उसका प्रिपरेशन हो गया है बाकी है। ठीक है? तो चलिए, अब हमको रासायनिक गुण में स्टडी 2 तरह से करना है, क्योंकि हमने कल का बताया कि ये पेपर में रहेगा, आपको खोज के लिखना है कि एल्डिहाइड कीटोन से समानता का गुण कैसे दिखाता है और असमानता, और ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट होगा। ठीक है बेटा? आओ शुरू करते हैं। देखो, पहले मैं तुम्हारे से डिस्कस करूंगा ताकि तुम्हारे माइंड में बैठा दो कि ये कैसे समान दिखाने वाला है और कैसे असमान। देखो, पहले एल्डिहाइड को देखो, बताओ एल्डिहाइड का संकेत पढ़ाया गया है। बताओ कीटोन का संकेत क्या है? 2 एल्की रेडिकल के बीच में CO। हाँ, अब जिनको नहीं याद है वो नहीं बोल रहे हैं, जिनको याद है अपना थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के बोले ताकि वो ज़्यादा टेंशन में से। अब दोनों मैंने आपके सामने रखा है, अभी आपकी मदद और करता हूँ, तब आप बताइएगा कि समानता कैसे दिखाने वाला है और अब मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूँ। आइए बॉन्ड देखिए, बोलिए एल्की रेडिकल कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। बोलिए एल्की रेडिकल कार्बन डबल बॉन्ड, है ना? आपका दिमाग खुल गया होगा कि किस वजह से ये समानता दिखाने जा रहा है। देखिए, समानता दिखाने का पहला रीजन है एल्की रेडिकल, लेकिन दोनों में कॉमन है। तो अगर इस एल्डिहाइड कीटोन से समानता दिखाना है तो वो दिखाता है एल्कलाइजेशन की वजह से, यानी एल्की रेडिकल अटैच होने की वजह से। दूसरा देखिए, तो आपको पढ़े होंगे इसे कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। अभी हाल में जब आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जा रहे थे तो वहां आपको इसे कार्बोनिल ही पढ़ाया गया है। तो देखिए, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप दिखा रहा है, ठीक ना? तो देखिए, समानता दिखाने का एक वजह एल्की रेडिकल है और दूसरा वजह कार्बोनिल है। अब अगर आप इन दोनों को देख रहे हैं और आपको 11 का लेक्चर और 11 का कंसेप्ट आता है तो आप समझ गए कि भैया ये तो अनसेचुरिटी शो कर रहा है, इस नाते तो ये एडिशन दिखा ही सकेगा। दूसरा, ये एल्की रेडिकल नहीं है, अतः
यह सब्स्टिट्यूशन भी दिखा देगा। Yes, sir. बोलिए, समझ आ रही है? Yes, sir. एडिशन ऑक्सीडेशन भी दिखा देगा, क्योंकि एल्कीन में ऑक्सीडेशन एडिशन करके देता है। Yes, sir. बात बैठ रही है? Yes, sir. तो देखिए, तीन चीजें तो आपको सामान्य तौर पे समझ में आ गई होंगी। Yes. अब बात आती है कि डिफरेंस कैसे दिखाएगा। तो देखिए, यह इससे हाइड्रोजन से भिन्न बनाता है, Yes, sir. और यह एल्कीन से भिन्न बनाता है। Yes. बनाता है ना? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि यह समानता के साथ असमानता भी दिखा सकता है, और वो असमानता ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड का अटैचमेंट शो कर सकता है, Yes. और इधर एक एल्कीन रेडिकल ज्यादा होने से दिखा सकता है। Yes, sir. इसलिए ऐसे कई इंसिडेंट आएंगे जो एल्डिहाइड करेगा, कीटोन नहीं करेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अर्थात कीटोन करेगा, एल्डिहाइड नहीं करेगा। और कुछ हम आपको ऐसे भी पॉइंट्स दिखाएंगे जिसमें वह जब रिएक्ट करेगा, अगर रिएक्ट दोनों कर रहे हों तो वह उस तरह रिएक्ट नहीं करेगा जैसे एल्डिहाइड किया है। मतलब एल्डिहाइड के रिएक्ट करने का तरीका और कीटोन का तो है ना इंटरेस्टिंग। Yes, sir. इसीलिए मैंने कहा था कि आपको कल पेपर में खोजना है, देखना है ये क्वेश्चन आया किस नंबर पे है। यानी आप समझ गए कि गारंटेड है, आपको आना है। तो अब हम लोग जान गए कैसे करना पड़ेगा। Yes, sir. तो पहले चलते हैं समानता की ओर, ठीक है? Yes, sir. आइए, एल्डिहाइड रासायनिक गुण की हेडिंग हो गई। अब लिखते हैं पहला, समानता का गुण यानी कि सिमिलैरिटी। समानता का गुण। अब देखिए, मैं आपको समानता पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ, और समानता में हम 3-4 पॉइंट्स लेते जा रहे हैं। राइट है? यहाँ लिख दिया सिमिलैरिटीज या सिमिलैरिटीज बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है बेटे? Yes, sir.